Class 6, Class 6 Geography, Chapter 5, Class 6 Geography, Chapter 5, Part 1. Major domains of the Earth. Major domains of the Earth. पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की यहाँ पर बात की गई है। इसको देखिए। Has you have read Like, as you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water, and air are present on the Earth. जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ आपको जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन की आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। देखिए, हैज़ यू हैव रीड, यहाँ पर जो आपको कहा गया, देखिए, हैज़ यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज द ओनली प्लानेट विच हैज़ लाइफ, ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap, and interact. The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. The gaseous layers that surround the Earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and other gases are found. Water covers a very big area of the Earth's surface, and this area is called the hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its forms, that is ice, water, and water vapor. पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परत, देखिए, गैस की परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। यहाँ देखिए क्या पृथ्वी की सतह ऐसी है। पृथ्वी की सतह आपको ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, आपको आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। फिर आप आगे यहाँ पर कहा, देखिए, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन। देखिए, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन where we find land, water and air together, which contains all forms of life. देखिए, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र जहाँ आपको स्थल, जल एवं हवा पाए जाते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र जहाँ आपको स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं और जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको खास जो बात जो यहाँ पर कही, देखिए, लिथोस्फीयर की बात की गई। लिथोस्फीयर यहाँ पर देखिए, लिथोस्फीयर की जो बात कही उसको यहाँ पर समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, मतलब भूमंडल या स्थलमंडल जिसे बोलते हैं उसको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, द सॉलिड, यहाँ पर आपको कहा गया है, देखिए, द सॉलिड portion of the earth is called the lithosphere. It comprises the rock of the earth's crust and the thin layers of soil that contain nutrients, element which sustain organism. देखिए, there are two main divisions of the Earth's surface. The large land masses are known as the continents, and the huge water bodies are called the ocean basins. All the oceans of the world are connected with one another. Look at the map of the world, figure 5.1. Are all the land masses connected with one another? The level of sea water remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of the sea, which is taken as 0.
देखिए भूमंडल की बात करते हैं, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी की चट्टान होता है, मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी की चट्टान होता है, मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्तरीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। बड़े स्तरीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। बड़े स्तरीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्तरीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल तभी सभी जगह सभी जगह समान होता है। स्तर की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। देखिए समुद्र जल का तल आपको सभी जगह समान होता है। स्तर की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। एक यहाँ पे जो खास पॉइंट यहाँ पे दिया है कि वर्ड ओरिजिन की बात करते, शब्द उत्पत्ति की जो बात है यहाँ पे उसको करें। शब्दों की उत्पत्ति की जो बात है यहाँ पे उसको देखिए। इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन, मीन्स स्टोन। एटोम देखिए, एटमोस मीन्स वेपर। हुडर देखिए क्या, हुडर मीन्स वाटर एंड बायो मीन्स लाइफ। कैन यू मेक वर्ड यूजिंग द अबव? देखिए क्या, ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ पत्थर होता है। एटमास का अर्थ वाप्स होता है। हाउडर का अर्थ आपको जड़ होता है, जिसको हाइड्रोमंडल बोलता है। हाइड्रर का अर्थ जड़ होता है। बायोस का अर्थ जीवन होता है। क्या आप इनसे अधिक शब्द बना सकते हैं? फिर आप आगे यहाँ पे आपको कहा गया है, इसमें देखिए एक इमेज आपके यहाँ बहुत अच्छा आपको इमेज यहाँ पर शो किया गया है। ये जो इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इमेज आपको ये जो आप इमेज यहाँ पर देख रही है, आपको सही वाला इमेज हुआ देखिए। आपको द वर्ल्ड कंटिनेंट्स एंड ओशन, कंटिनेंट्स एंड ओशन का यहाँ पे इमेज दिया गया है। इसका इमेज बनाइएगा। द वर्ल्ड कंटिनेंट्स एंड ओशन का यहाँ पे इमेज शो किया गया है। द वर्ल्ड देखिए यहाँ पर क्या कि द वर्ल्ड कंटिनेंट्स एंड ओशन, मतलब घर में द वर्ल्ड कंटिनेंट एंड ओशन का मैप यहाँ पर दिया गया। कंटिनेंट भी है, ओशन भी, इनको आप प्रैक्टिस में ले आइएगा। अब आगे यहाँ पे कहा गया, डू यू नो कि हम बात कर लेते। थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखिए, डू यू नो कि हम बात कर लेते हैं। डू यू नो की बात देखिए, क्या आप जानते हैं? इसमें जो खास बात है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी यहाँ देखिए, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी देखिए। डू यू नो क्या आप जानते हैं? एडमंड देखिए, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नोर्गे शेर्पा इंडिया वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द फर्स्ट मैन। देखिए क्या कि एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नोर्गे शेर्पा इंडिया वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट on the planet Earth on 29th May 1953 on 29th May 1953. Junko Tebei, Japan was the first woman to reach the summit or peak of Mount Everest on 16th May 1975. The first Indian woman to climb the highest peak on 23rd May 1984 was Bachendri Pal.
यहाँ देखिए जो कहा न्यूजीलैंड के एडमंड हिले था भारत के तेंजिंग न्यूजीलैंड के एडमंड हिले था भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 में 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहले व्यक्ति था। जापान की जुंको ताबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए द हाईएस्ट माउंटेन पीक, यहाँ पे जो कहा गया द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848। The highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 meters above the sea level. The greatest depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine that depth of sea is much more than the highest point? The highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 meters above the sea level. The greatest depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine that depth of sea is much more than the highest point? तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? इसके बाद जो आपको मुख्य यहाँ पर देखिए ये आपको हो गया। देखिए कंटिनेंट्स की बात हम कर लेते हैं जिसको हम महाद्वीप बोलते हैं। कंटिनेंट्स की बात करते हैं जिसको, तो अब यहाँ पर देखिए क्या ये कंटिनेंट है, महाद्वीप की बात करते देखिए देयर आर 7 मेजर कंटिनेंट। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। दीज कंटिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड फिगर 5.1 एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट्स ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखता ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। देखिए एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। द कंटिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes the Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountains. On the west. 5. The combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia. Europe plus Asia. अब यहाँ देखिए एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी में कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी में कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया देखिए यू से यूरोप हो गया और एशिया से एशिया हो गया कहा जाता है। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या है कि
Asia is the largest continent. It covers about one third of the total land area of the Earth. The continent lies in the eastern hemisphere, and the Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountains on the west. The combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia, Europe plus Asia. Europe is much smaller than Asia. The continent lies to the west of Asia. The Arctic Circle passes through it, and the Arctic Circle passes through Europe. Arctic Circle passes through Europe. It is found by water bodies. It is bound. So it is Europe is bound. Europe is bound by water bodies on three sides. Europe is bound by water bodies on three sides. Look at the map of the world and located it. फिर आप अफ्रीका is the second largest continent after Asia. The equator or 0 degree latitude runs almost through the middle of the Africa. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. Look at the figure 5.1. You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the equator, and the Tropic of Capricorn passes. यहाँ देखिए क्या है कि यू विल फाइंड दैट इट इज़ ओनली कंटिनेंट, मीन्स कि अफ्रीका इज ओनली कंटिनेंट थ्रू विच द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड द टॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेज। फिर आप आगे यहाँ देखिए द सहारा डेजर्ट। यहाँ देखिए द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका continent. The Africa country is bound on all sides by oceans and seas. Look at the world map, figure 5.1. You will notice that the world's longest river, the Nile, flows through Africa. Notice where the equator, the Tropic of Cancer, and Tropic of Capricorn passes in the map of Africa. देखिए यहाँ पे क्या नॉर्थ अमेरिका is the third largest continent of the world. It is linked to the South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. Three oceans surrounded this continent. Three oceans surrounded North America continents. Can you name these oceans? साउथ अमेरिका, देखिए यहाँ पर आपको क्या, साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथ अमेरिका। देखिए साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. विच टू ओशन, देखिए विच टू ओशन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट. द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज runs through its length from north to south. South America has the world's largest river, the Amazon. यहाँ देखिए क्या कि द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज runs through its length from north to south. South America has the world's largest river, the Amazon. अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की हम बात, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट that lies entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides by oceans and seas. It is called an island continent. Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. Australia is surrounded on all sides by oceans and seas. Australia continent is called island continent. अब हम देखिए क्या अंटार्कटिका की बात, अंटार्कटिका इज completely in the southern hemisphere. Antarctica is completely in the southern hemisphere. Is a huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent. The South Pole lies almost at the center of Antarctica continent, as it is located in the South polar region. It is permanently covered with a thick ice sheets. There are no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India also has research stations there. They are named as Maitri and Dakshin Gangotri. अब यहाँ देखिए क्या पृथ्वी एशिया की हम बात कर चुके थे। देखिए एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पृथ्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस उपमहाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम आपको यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया
कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या यूरोप की बात करते हैं। ये देखिए यूरोप यूरोप एशिया से बहुत छोटा, यूरोप जो है वो एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित आर्कटिक, देखिए आर्कटिक वृत्त यूरोप से होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त आपको यूरोप से होकर जो गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से यूरोप आपको तीन तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्वत वृत्त देखिए विश्वत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग में से होकर गुजरती है। तो विश्वत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए चित्र 5.1 को देख के आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे आपको कर्क, विषुवत एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। अब देखिए सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। देखिए आप क्या, यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। विश्व के देखिए यहाँ पर क्या आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर होकर गुजरती है। आप देखें विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तब बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विश्व वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। अब एक उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल जुड़ा है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल सं- जिन्हें जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह देखिए, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप पूरी तरह उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा, यह महाद्वीप को तीन महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? फिर आप आगे यहाँ देखिए क्या कि दक्षिण अमेरिका की यहाँ पर बात की गई। दक्षिण अमेरिका देखिए, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। देखिए दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसको उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। इसको उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व की अमेजन बहती है। यहाँ देखिए क्या ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से आपको महासागर तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर स्थित है, जिसके नाम आपको मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री आपको है। देखिए यहाँ पे एक आपको फिगर भी आपके यहाँ पर शो किया, उस फिगर को आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे आपको देखिए फिगर आपके यहाँ पर है, फिगर 5.2 है। इस्तुमस एंड स्टेट आपका है। इस्तुमस मतलब आपको स्थल संधि जिसको बोलते हैं। इस्तुमस मतलब आपको स्थल संधि हो गया, और आपको स्टेट मतलब जल संधि हो। स्टेट में क्या हो गया? जल संधि हो गया। इस्तुमस मतलब क्या हो गया? स्थल संधि हो गया। अब यहाँ देखिए क्या, ये जो आप यहाँ छोटा सा भाग आप 1 मिनट यहाँ दिखा देते हैं। देखिए ये जो आप छोटा सा भाग ये बोलते हैं एस्टेट, मतलब ये जल संधि। एक इसको ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बीच में श्रीलंका और भारत के बीच में, ये आपको हो गया एस्टेट मतलब जल संधि, मतलब जल के द्वारा हम लोग भारत और श्रीलंका एक दूसरे साथ जुड़े हुए हैं। इसको हम एस्टेट बोलते हैं। स्थल संधि क्या हो गया? देखिए यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं फिगर, स्थल संधि की हम बात कर लेते हैं। ये जो आपको स्थल संधि आपको यहाँ पर देख रही है, आपको स्थल संधि मतलब आपको ये कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जुड़ा हुआ वो आपको स्थल के द्वारा जुड़ा हुआ जो ऐसा देखिए दो क्षेत्र जो कि स्थलों से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम स्थल संधि बोलते हैं, जिस अंग्रेजी में इस्तुमस बोलते हैं। और कोई ऐसा दो क्षेत्र जो कोई दो ऐसी भूमि जो कि जल के द्वारा जुड़ी हुई है, तो उसको हम आपको एस्टेट बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ए स्टेट, देखिए यहाँ पर स्टेट की परिभाषा आपको डिफाइन यहाँ पर दिया गया है। देखिए ए स्टेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशियंस। देखिए ए स्टेट यहाँ पर क्या होता है कि ए स्टेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशियंस। देखिए जल संधि पानी का संकरा भाग होता है। जल संधि पानी का छोटा सा भाग होता है, जो दो बड़ी जलराशि, जो
दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागर एक एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए अरब सागर आपको है, लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी। देखिए भारत एवं श्रीलंका के बीच यहाँ पे जो आपको कहा कि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम आपको पाक जल अनुबंध है या पाक जल संधि है। अब हम देखिए इस्थुमत यहाँ पर नाम देखिए इस्थुमस क्या आपको होता है। इस्थुमस ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेज। देखिए यहाँ पर क्या ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ए नैरो स्ट्रिप देखिए ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेज। देखिए यहाँ पर क्या लैंड मास इज कॉल्ड आपको इस्थुमस हो गया। स्थल संधि यहाँ पे देखो स्थल संधि क्या स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग स्थल संधि स्थल एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। स्थल संधि स्थल एक संकरा भाग होता है। स्थल संधि स्थल एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे स्थल संधि बोलते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ रहा है। फिर इसके बाद आगे जो यहाँ पे कहा गया देखिए हाइड्रोस्फीयर की अब यहाँ पर बात की गई है। तो हाइड्रोस्फीयर की थोड़ा सा बात करें तो जलमंडल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या महासागर में आपको 97.5% जल है। यहाँ पे इमेज आपको शो क्या है, महासागर में आपको 97.5% आपको जल है, जबकि फ्रेश वाटर में 2.5%, फ्रेश वाटर में आपको 2.5% आपके यहाँ पर जल है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए हाइड्रोस्फीयर की जो बात की गई, उसकी हम यहाँ पर देख लेते हैं। हाइड्रोस्फीयर जिसको हम लोग जलमंडल बोलते हैं। देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा है। यहाँ देखिए हाइड्रोस्फीयर जलमंडल यहाँ पर क्या होता है। देखिए क्या द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड देखिए द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 20% is with land. Hydrosphere consists of water in all its form. It has running water in oceans and rivers and in lakes, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere all comprise the hydrospheres. देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। एवं यह इतना अधिक खारा अर्थात नमकीन नमकीन होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग और लवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले गर्म रहने के बावजूद हम पानी कमी महसूस करते हैं। यही कारण है कि नीले गर्म रहने के बावजूद भी हम पानी का कमी महसूस करते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक आपको एक इमेज है कि महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार को यहाँ पर शो किया गया है। महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार को यहाँ पर क्या किया गया, तो शो आपको क्या महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार जो है वो शो किया गया है। चित्र 5.3 में देखिए दिए गए वर्गों को गिनिए एवं निम्नलिखित उत्तर दीजिए। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए और कौन सा बड़ा है, यूरोप एवं या ऑस्ट्रिया बड़ा है, इसमें आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि मोर देन आपको more than 97% of the Earth's water is found in the oceans and is too salty for human use. A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human usage. देखिए हैंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लैनेट वी फेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। देखिए ओशंस की बात कर लेते हैं, समुद्र की बात कर लेते हैं, महासागर की जो बात यहाँ पर है उसकी यहाँ पर है। देखिए ओशंस आर द मेजर पार्ट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर्स आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन currents. The five major oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, and
and the Indian Ocean. The Southern Ocean and Arctic Ocean in order of their size. The Pacific Ocean is the largest ocean. It is a speed over one third of the Earth. Mariana Trench, the deepest part of the Earth, lies in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular. The Pacific Ocean is almost circular in shape. Asia, Australia, North Asia, Australia, North America, South America surround it. Look at the map. Look at the map and find out the location of the continents around the Pacific Ocean. अब देखिए, the Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. Atlantic Ocean is S-shaped. S में संजित shaped देखिए, S में संजित. It is flanked by the North and South Americas on the western side and Europe and Africa on the eastern side. The coastline the coastline of Atlantic Ocean is highly indented. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. The Indian Ocean is the only ocean named after a country, that is India. The shape of ocean is almost triangular. In the north. It is bound by Asia. The Indian Ocean in the north bound by Asia. In the west, Indian Ocean bound by Africa, and in the east, Indian Ocean bound by Australia. The southern hemisphere, the southern ocean encircles the continent of Antarctica and extended northward to 60 degrees south latitude. The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bound by northern coast of North America and Eurasia. अब देखिए क्या महासागर की बात, देखिए महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे ज्वार भाटा महासागर धाराएं महासागर जल की तीन प्रमुख गतियां हैं। देखिए महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है, जहाँ में तरंगे ज्वार भाटा महासागर धाराएं महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। अब यहाँ पे देखिए क्या इमेज भी आपको ये शो किया गया था। यहाँ पे इमेज आपको देखिए क्या डबलिन का यहाँ पे इमेज है, बेलफास्ट की इमेज है, तंतुरित यहाँ पर आपको जो ये दूसरा देखेंगे इसमें। उससे पहले आप यहाँ देखिए क्या कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, आपको सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी 1/3 भाग को फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग आपको मैरियाना ग्रत प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर की जो वहाँ बात की उसको यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। देखिए अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों की आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। दक्षिणी महासागर जो आपको वो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ। देखिए दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से आपको अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर आपको 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है।
उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा उत्तर यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। वह देखिए यह प्रशांत महासागर पिछले जल वाले छिछले तो यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका देखिए यह उत्तर अमेरिका का उत्तरी तट होता है यूरेशिया से घिरा है। यह उत्तर अमेरिका का उत्तरी आर्कटिक महासागर जो है वह उत्तर अमेरिका का उत्तरी तट होता है यूरेशिया से घिरा हुआ है। यूरेशिया से आपको घिरा हुआ है। यहाँ फिर आपको इमेज आपको शो किया गया इसको था यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंडेंटेड आपको देखिए इंडेंटेड कोस्ट लाइन का यहाँ पर इमेज आपको शो किया गया है। इंडेंटेड कोस्ट लाइन का जो आपके इमेज देखिए दंतित तटरेखा के यहाँ पर इमेज ये शो किया गया है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडेंटेड कोस्ट लाइन का यहाँ पर इमेज है। देखिए डबलिन आपके यहाँ पर हो गया और ये बेलफास्ट आपके यहाँ पर हो गया। फिर आपको आगे यहाँ पर जो कुछ आपके यहाँ पर दिया गया है उसको देखिए आपको क्या लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात यहाँ पर की गया है। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की जो बात है उसको यहाँ पर आपको किया गया है। मतलब वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं यहाँ पर उसकी बात यहाँ पर की गई है। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर देखिए ट्रोपोस्फीयर में जिसमें हम लोग अभी आपको आते हैं ट्रोपोस्फीयर जिसको अभी बैरून उड़ते हैं जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं जिसमें आपको जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं जिसके अंदर आपको वायुमंडल एरोप्लेन भी उड़ते हैं। अब देखिए स्ट्रेटोस्फीयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं समताप मंडल बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर जिसको समताप मंडल बोलते हैं और इसी समताप मंडल में देखिए आपको रॉकेट और ये सब आपको होते हैं। उसका देखिए यहाँ पर क्या है कि मध्य मंडल जिसको आप यहाँ बोलते हैं मध्य मंडल आपके यहाँ बोलते हैं। तो मध्य मंडल में जो आपको अंतरिक्ष ये जो आपको मेसो देखिए मेसोस्फीयर में क्या होता है मड मंडल होता है। मध्य ट्रोपोस्फीयर में आपको क्षोभ मंडल होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में आपको समताप मंडल होता है और आपको मेसोस्फीयर में क्या होता है मध्य मंडल आपको होता है। फिर मेसोस्फीयर के बाद आपको थर्मोस्फीयर होता है। देखिए थर्मोस्फीयर को आपको ताप मंडल भी बोलते हैं या आयन मंडल भी बोलते हैं। तो थर्मोस्फीयर को ताप मंडल भी बोलते हैं या आपको आयन मंडल भी बोलते हैं। तो थर्मोस्फीयर को आपको ताप मंडल भी बोलते हैं आयन मंडल भी बोलते हैं। और एक्सोस्फीयर को क्या बोलते हैं तो एक्सोस्फीयर को आपको बही मंडल भी बोलते हैं बाह्य मंडल भी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो आपको है वो आपको कितना है तो 5 है। 2 2 4 5 आपको हो गया। तो आपको फिर से देखिए ट्रोपोस्फीयर होता है मतलब क्षोभ मंडल होता है पहला होता है। दूसरा आपको स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल दूसरा होता है। फिर तीसरा आपको मेसोस्फीयर होता है मध्य मंडल होता है। चौथा आपको क्या होता है कि थर्मोस्फीयर मतलब आयन मंडल या ताप मंडल होता है। उसका पाँचवां जो आपको वो एक्सोस्फीयर जिसको बहिर्मंडल या वायुमंडल बोलते हैं। तो फिर आपको आगे देखिए सबसे पे इसकी हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो वायुमंडल की थोड़ा सा बात यहाँ पर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेयर की बात करें देखिए द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द planet. It provides us with the air we breathe and protect us from the harmful effect of the sun's rays. देखिए द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 layers based on composition, temperature and other properties. These layers starting from Earth's surface are called the tropospheres. The stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and exosphere. देखिए हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की पत्ती परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक पत्ती परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की पत्ती परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। यहाँ देखिए उसके बाद क्या वायुमंडल 1600 किलोमीटर वायुमंडल आपको 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटक को ताप मात्रा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कि द एटमॉस्फेयर देखिए यहाँ पर क्या द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मैनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक्स अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर्स comprise 1% by volume. Oxygen is the breath of life, while nitrogen helps in the growth of living organism. कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड दो present in minute amount is important as it absorbs the heat and absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. यहाँ देखिए क्या है कि इसमें जो आपको कहा गया वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई। देखिए वायुमंडल आपको 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटक को तापमान अन्य के अलावा 5 परतों में आपको बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आपको मध्यमंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल आपको कहा जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पे है, देखिए वायुमंडल मुख्यतः, देखिए आपको क्या कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि सात शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन गैस को देखिए ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत कम मात्रा में आपको है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आपको आवश्यक है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है क्या, देखिए कि देखिए द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। इट यहाँ देखिए क्या, इट इज मैक्सिमम, देखिए इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली हैज वी गो अप। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। दे हैव टू कैरी विद देम oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes. The temperature also decreases as we go upwards. The atmosphere exerts pressure on the earth. The atmosphere exerts pressure on the earth. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. Low pressure air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. अब हम देखिए क्या, ऊंचाई के साथ ऊंचाई के साथ आपको वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व आपको समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। यहाँ देखिए क्या कि ऊंचाई के साथ देखिए क्या, ऊंचाई के साथ आपके देखिए क्या, ऊंचाई के साथ वायुमंडल घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता था। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता जाता है। देखिए आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। एक स्थान दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर दिया गया है, देखिए हाँ, आगे आपको यहाँ पर है क्या, देखिए ये आपको यहाँ पे एक इमेज आपको यहाँ पर शो किया गया है। इसमें देख सकते हैं क्या, ये आपको हाइड्रोस्फीयर हो गया, मतलब जलमंडल आपको हो गया। ये फिर आपको वायुमंडल हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। फिर आपको यहाँ देख सकते हैं लिथोस्फीयर हो गया या स्थल मंडल आपके यहाँ पर हो गया। लिथोस्फीयर हो गया मतलब कि आपके यहाँ पर स्थल मंडल आपको ये हो गया। अब आगे इसमें देखिए एक और इमेज आपके यहाँ पर शो किया गया है। इस इमेज में आपको यहाँ पर क्या है कि एक पर्वतारोही की यहाँ पर इमेज शो किया, माउंटेनियर्स की यहाँ पर बात, माउंटेनियर्स मतलब एक पर्वतारोही का जो इमेज है वो यहाँ पर आपको शो किया। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें आपको देखिए क्या सर, बायोस्फीयर की हम थोड़ा सा बात करें तो इसमें जो आपको बायोस्फीयर है उसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए।
जिसको कि जीव मंडल या जैव मंडल भी बोलते हैं। तो बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल या जीव मंडल जिसको हम बोलते हैं, उसको यहाँ देखिए द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ, यहाँ देखिए क्या कि द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। इट इज द थीन जोन दैट इज यूनिक टू दिस प्लानट एग्जिस्ट। देयर आर सब देखिए क्या देयर आर सेवरल स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए देयर आर सेवरल स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी, यहाँ देखिए क्या कि that vary in size from microbes and bacteria to whose members all the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival। यहाँ देखिए क्या कि जीव मंडल स्थल जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। फिर कहते हैं यहाँ देखिए द ऑर्गेनिज इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम्स एंड द एनिमल किंगडम्स। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes. For example, there could be submerge of land, has happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Islands were submerged underwater. Discharge of waste material into lakes and rivers make the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life। तो फिर आपको देखिए एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉसिबल pollute the air। Carbon dioxide CO2 is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperature। This is termed as global warming। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere, and the hydrosphere। यहाँ देखिए जो कहा गया जीव मंडल स्तर के जीव मंडल की यहाँ बात की गई। देखिए जीव मंडल स्तर जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। देखिए यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। नहीं रहा। देखिए यह जल आपको दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान देखिए यहाँ क्या, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण आपको पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान जिसको ग्लोबल वार्मिंग का देखिए क्या, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसे हम ग्लोबल वार्मिंग हिंदी में बोले तो भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसे भूमंडल वायुमंडल एवं जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। इससे आपको क्या, इससे भूमंडल वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए कहा गया, तो आगे आपके यहाँ देखिए एक्सरसाइज यहाँ पे आपको शुरू किया गया। एक्सरसाइज
शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज के बाद आपके यहाँ पर मैप स्किल की बात की गई है। विश्व के मानचित्र रेखांकित को दर्शाए, विश्व के मानचित्र के रेखाचित्र को विश्व के मानचित्र के रेखाचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाए। यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, ये आपको मानचित्र मैप स्किल की बात की गई थी। थिंग्स टू डू आपके यहाँ पर कहा गया था, ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो यहाँ दिखाया तो ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। देखिए मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ की बात की गई। पृथ्वी के प्रमुख स्थलरूप की बात यहाँ पर की गई है। पृथ्वी के प्रमुख स्थलरूप जिसे कहते हैं वो यहाँ पर आपको चर्चा की गई। देखिए क्लास 6 ज्योग्राफी है, क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 6 से आपको है। तो क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 6 आपके यहाँ पर है। चैप्टर 6 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप जो है, उनको यहाँ पर देखिए। देखिए यू मस्ट हैव सीन, देखिए यहाँ पर क्या, यू मस्ट हैव सीन, यहाँ पर आपको देखिए you must have seen some of the landforms with features as shown in figure 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. देखिए these landforms are a result of two processes. You will be amazed, देखिए you will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving within the earth. A continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. यहाँ देखिए क्या आपने यहाँ पर क्या, देखिए आपने इसमें से कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो कि चित्र 6.1 में दिखाए गए। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। स्थल देखिए स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तक कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं या बैठे हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या कि इसमें आपको जो खास बात है यहाँ पे देखिए इमेज आपको शो क्या है, क्या प्लेटो है, क्या पठार है, सब यहाँ पे शो किया गया है। सबसे यहाँ पे देखिए क्या इसमें जो आपके देखिए ये आपको झील हो गई, ये आपको क्या हो गया झील, आपको जिसको लेक बोलती है, लेक हो गया ब्लू में। फिर आपको देखिए ये नदी का मुहाना, आपको ये नदी का मुहाना जिसको डेल्टा बोलती है, नदी का मुहाना हो गया जिसको डेल्टा बोलते हैं। माउथ ऑफ द रिवर, इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए आप देखिए। देखिए यहाँ पे ये लेक हो गया ब्लू कलर में, आपको ये झील हो गया जिसे बोलते हैं, ये आपको क्या हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्या, ये आपको माउंटेन्स की बात यहाँ पर की गई है। तो माउंटेन्स की बात देखिए, माउंटेन्स हो गया, पहाड़ी आपके यहाँ पर हो गया, ये आपको माउंटेन्स मतलब कि यहाँ पर क्या पहाड़ी आपको हो गया। सॉरी माउंटेन्स आपको जो आपके यहाँ पर माउंटेन्स जो आपको पर्वत थे वो पर्वत ने या पहाड़ जिसे बोलती है आपको होगा। उसके बाद आपके यहाँ देखिए क्या प्लेटो हो गया जो कि जिसे हम पठार बोलते हैं, जो कि ऊपर समतल होता है। देखिए यहाँ भी खास अंतर देखिए, पठार हो गया जिसको प्लेटो अंग्रेजी में बोलते हैं। अब देखिए क्या माउंटेन जो होते हैं ऊपर में आपको एक तरह से क्या बोलते हैं चोटी जैसे आपको होता है, चोटी जैसा आपको होता है, जो कि पठार जो खेल का मैदान जैसे आपको समतल होता है। मतलब प्लेटो पठार जो या प्लेटो जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, ये आपको ऊपर में समतल होता है, जो कि पहाड़ी आपको या पठार या पहाड़ी या पर्वत जो होते हैं, पहाड़ी या पर्वत जो होते हैं वो आपको ऊपर में समतल नहीं होते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या, हाँ, ये आपको क्या है, ये आपको जो यहाँ देख लिया आपको नदी हो गया, ये आपको मुख्य नदी आपको हो गया। उसका देखिए जो आपको ये सहायक ट्राइब्यूटरी नदी हो गया, और सहायक नदी से बोलते हैं, मतलब बड़ी नदी इसलिए कि छोटी नदी जो आपको होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरी जैसे आपको बोलती है, डिस्ट्रीब्यूटरी आपके यहाँ पर हो गया जिसको बोलते हैं वितरिका जिसको बोलते हैं। ये वितरिका आपको डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब वितरिका जिसे बोलते हैं। उसके बाद ये डेल्टा यहाँ बना रहे हैं जिसे नदी का मुहाना बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा या नदी का मुहाना, ये आपको डिस्ट्रीब्यूटरी या डेल्टा या मुहाना नदी का मुहाना जिसे बोलती है, ये यहाँ पर आपको हो गया। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, माउंटेन रेंज आपको हो गया। माउंटेन रेंज मतलब पर्वत श्रृंखला आपके यहाँ पर हो गया। देखिए माउंटेन रेंज आपको हो गया, पर्वत श्रृंखला आपके यहाँ पर हो गई। ये माउंटेन रेंज मतलब पर्वत श्रृंखला हो गई। आपको बेसिन हो गया, मतलब क्या ये आपको यहाँ पर बेसिन हो गया मतलब कि घाटी हो गया। उसके बाद देखिए आपको प्लेन मतलब मैदान हो गया। यहाँ पर देखिए प्लेन मतलब आपको मैदान यहाँ पर हो गया सिंपल आपकी। इसके बाद आपको आगे यहाँ देखिए क्या, ये स्थुमस हो गया। देखिए स्थुमस जो आपको वो आपको स्थल संधि के स्थुमस जो आपको होगा, आपका स्थल संधि हो गया। स्थुमस जो होगा स्थल संधि हो गया। ये आपको कोस्ट मतलब आपको तट हो गया, समुद्र का तट हो गया। और ये देखिए आपको पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप हो गया। प्रायद्वीप आपको पता है 3 तरफ से आपको नदियों से घिरा होता है, इसको प्रायद्वीप बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको स्टेट हो गया, स्टेट आपको यहाँ पर हो गया मतलब क्या, स्टेट में आपको जल संधि जिसे बोलती है, आपको जल संधि आपको हो गया।
ये आपको क्या स्टेट मतलब क्या जल संधि आपके यहाँ पर दिखती है, जल संधि आपको हो गया, और ये आपको आइलैंड हो गया, मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ द्वीप आपको यहाँ पर हो गया। मतलब सभी रूपों के यहाँ पर आपको शो क्या आ गया। एक और आप वहाँ देख रहे हैं जहाँ पर आपको हिल होता है। देखिए हिल मतलब आपको यहाँ पहाड़ी आपको हो गया। देखिए यहाँ पे हिल जो आप देख रहे हैं, हिल आपके यहाँ पर ये आपको ये पहाड़ी जैसे बोलते हैं, यहाँ पर ये पहाड़ी हो गया। अब देखिए यहाँ पर माउंटेन रेंज भी हम बोल दिए, माउंटेन रेंज भी आपको बोल दिए, क्या बोल दिए, माउंटेन रेंज भी आपको यहाँ पर बोल दिया, और माउंटेन्स भी हो गया, पहाड़ी श्रृंखला भी हो गया, पहाड़ भी हो गया, घाटी भी आपको हो गया, वैली या बेसिन जिसे बोलते हैं, घाटी भी आपको यहाँ पर हो गया, पठार भी हो गया, झील भी, नदी भी, सहायक नदी भी, वितरिका भी, डेल्टा भी, नदी मुहाना भी, प्रायद्वीप भी, अस्तर संधि भी, तट भी, मैदान भी, और आपको जल संधि भी, द्वीप भी, और पहाड़ी या पहाड़ी भी हो गया। देखिए पर्वत या पहाड़ होता है, पर्वत माउंटेन मतलब पर्वत या पहाड़ होता है, हिल मतलब पहाड़ी होता है। इन दोनों में सभी कुछ अंतर खास होता है। अभी यहाँ देखिए एक खास क्या आप जानते हैं, डू यू नो की बात यहाँ पर की गई है। देखिए क्या ए हिल इज, देखिए ए हिल क्या, हिल का डिफाइन क्या, देखिए ही ए हिल इज ए हिल इज ए लैंड सरफेस दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। देखिए यहाँ पर हिल पहाड़ी व स्थलीय भाग है, पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी भी होती है, ऊंची उठी हुई होती है। जनरली ए स्टीप, देखिए जनरली ए स्टीप हिल विथ एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर्स इस टर्म एज अ माउंटेन, देखिए नेम सम माउंटेन विथ ए हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर्स। यहाँ देखिए जो कहा गया क्या कि पहाड़ी, देखिए पहाड़ी वो स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर, देखिए 600 मीटर से अधिक, देखिए 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। यहाँ देखिए क्या 600 मीटर से अधिक, क्या यहाँ पे कहा गया, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। तो 600 मीटर से अधिक, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर, देखिए 8000 मीटर, 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। पहाड़ी वो स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के आपको यहाँ पर नाम बताना है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए आगे आपको यहाँ पर क्या, लेट्स डू की बात यहाँ पर आपको की गई। लेट्स डू की बात है कि यहाँ पर आओ कुछ करके सीखें। देखिए लेट्स डू की बात जो आप यहाँ ये फॉल्ट माउंटेन आपके यहाँ पर, लेट्स डू की बात आपके यहाँ पर है। इसमें देखिए मेकिंग ऑफ ए माउंटेन, देखिए क्या मेकिंग ऑफ ए माउंटेन, आपको देखिए पर्वत बनाना की, मेकिंग ऑफ अ माउंटेन पर्वत बनाने की। अब देखिए पहला क्या, ऑल यू, देखिए ऑल यू रिक्वायर इज ए पाइल ऑफ पेपर, ऑल यू रिक्वायर इज ए पाइल ऑफ पेपर, आपको बहुत मात्रा में कागज चाहिए। देखिए पुट द पेपर ऑन योर टेबल, देखिए कागज को मेज पर रखिए। पुश द पेपर फ्रॉम बोथ साइड बाय योर हैंड्स, देखिए कागज़ को अपने हाथों से दोनों तरफ से दबाइए। देखिए उसके बाद क्या, फोर में द सीट विल बी फोल्डेड एंड राइज इनटू ए पीक। कागज़ में मोड़ पड़ जाएंगे तब एक छोटी की तरह, सॉरी, तब एक चोटी की तरह, पिक की तरह ऊपर की ओर उठ जाएंगे। देखिए यू हैव मेड ए माउंटेन इन द सेम प्रोसेस आवर हिमालयाज एंड द अल्प्स वर फॉर्मेड, इसी प्रकार हमारे पर्वत और आल्प्स, हिमालय और आल्प्स बने हैं। यहाँ पे ये जो आपको देख सकते हैं, ये आपको कागज़ आपको हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर कहा गया है, इसमें दिखा देखिए दूसरी, देखिए द सेकेंड, इसमें देखिए दीज लैंड फॉर्म्स आर, यहाँ पे एक इस चीज़ में जो बच गया तो उसको था यहाँ पे देखिए। देखिए यहाँ पर क्या कि इस ये स्थल में क्या क्या, दीज लैंड फॉर्म्स आर ए रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। देखिए यहाँ पर क्या कि यू मस्ट हैव सीन ऑफ सम ऑफ द लैंड फॉर्म फीचर्स एज शोन इन फिगर 6.1 बिलो। यू विल नोटिस दैट द surface of the earth is not the same everywhere. The earth has infinite variety of landforms. Some parts of lithosphere may be rugged and some flat. These landforms are a result of two processes. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. Within the earth, a continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth surface at several places. यहाँ देखिए the first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth surface at several places. यहाँ देखिए जो कहा है उसको थोड़ा सा देखिए। सेकेंड की बात आप यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ देखिए द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस, द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। द वियरिंग अवे, यहाँ देखिए द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। देखिए द सरफेस इज being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. These two processes are carried out by running water, ice, and wind. Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus, and plains.
देखिए ये स्थल रूप यहाँ पे क्या है, ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे-धीरे गति हो रही है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक क्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर ऊपर उठ जाती है, तो कहीं नीचे धँस जाती है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए क्या दूसरी या बाह्य प्रक्रिया, देखिए दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्तर के लगातार बढ़ने एवं टूटने की प्रक्रिया है। यहाँ देखिए क्या दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्तर के लगातार टूटने या बढ़ने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर देखिए पृथ्वी की सतह के टूटकर पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। अपरदन क्रिया के द्वारा सतह जो है वो नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है, फिर से रिबिल्डिंग होता है। ये 2 प्रक्रियाएँ देखिए, ये 2 प्रक्रियाएँ ये 2 प्रक्रिया बहते हुए जलवायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हमें विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊँचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठार एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको माउंटेन्स की बात की गई। देखिए ये माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ये देखिए यहाँ माउंटेन मतलब पर्वत की बात की गई या पहाड़ की बात की। देखिए ये माउंटेन इज़ एनी देखिए यहाँ पर पर्वत की बात माउंटेन में पर्वत की बात की। देखिए ये माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। The mountain देखिए यहाँ क्या अबाउट the mountains may have a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes colder. यहाँ देखिए क्या इसमें जो आपको कहा गया पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई। पर्वत जो है वह पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई। पर्वत का शिखर छोटा था आधार चौड़ा होता है। पर्वत का शिखर छोटा था आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होती है, आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। पर्वत जो है देखिए पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा था आधार चौड़ा होता है। पर्वत का शिखर छोटा था आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है। उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर रहता है जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि कमी होती है। पर्वत एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे आपको जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नताएं होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। आपको वरित पर्वत होते हैं, भ्रमस्रोत पर्वत होते हैं तथा ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वरित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर जो होता है वो शंक्वाकार तथा शिखर आपको शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला जो है वह विश्व की सबसे पुरानी वरित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पसियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वरित पर्वत है जहाँ जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तब ऊर्ध्वाधर जब बहुत बड़ा भाग आपको टूट जाता है तब ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब आपको भ्रमस्रोत पर्वतों का निर्माण होता है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तब ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रमस्रोत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हास्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासदेश पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र उनकी स्थिति को देखें तब इस प्रकार की भू आकृति कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। फिर ज्वालामुखी क्रियाओं का कारण बनते अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजिमा इस तरह के पर्वतों के कुछ उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहाल होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि की उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार के वनस्पति जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से ईंधन चारा आवास आश्रय
दूसरे उत्पाद जैसे कि गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे पर्वतों का नाम बता सकते हैं जो जहाँ जहाँ ये खेले जाते हैं? फिर आपको आगे यहाँ पर क्या देखिए आपको भरसोत पर्वत का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। इसमें आप यहाँ देखिए क्या ये आपको भरसोत पर्वत जिसको फॉल्ट माउंटेन्स आपके यहाँ बोलते हैं। फॉल्ट माउंटेन्स आपके यहाँ बोलते हैं, ये आपको भरसोत में देखिए ब्लॉक माउंटेन्स या भरसोत पर्वत का एग्जाम्पल दिया गया है। ये आपको होता है देखिए हॉर्स रिबल या उत्खंड भ्रष्ट, ये आपको हॉर्स या उत्खंड भ्रष्ट हो गया। उसके बाद देखिए आपको क्या ये गार्बियन हो गया, मतलब द्रोणिका भ्रंश आपको गार्बोन हो गया, द्रोणिका भ्रंश आपको हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये कुछ आपको इमेज है वैद पर्वत हिमालय का, आप इमेज आपको इसमें शो किया गया। ये आपको फॉल्ट माउंटेन जिसको वैद पर्वत हिमालय आपके यहाँ पे शो किया है। ये आपको क्रस्ट हो गया, भूर पर्वती हो गया, और ये फॉल्ट माउंटेन वैद पर्वत आपके यहाँ पर हो गया। इसमें अब जो खास एक और यहाँ पर डू यू नो की बात कर, क्या आप जानते हैं, यहाँ उसमें आप चर्चा की गई है। इसमें ये कहा गया डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या देखिए मौना की यहाँ पे कौन सा की है बाबू, मौनाकी की। आप देखिए मौनाकी, देखिए मौनाकी जिसको हवाई भी बोलते हैं, मोनाकी हवाई द्वीप से बोलते हैं। मोनाकी हवाई इन द पैसिफिक ओशन इज एन अंडर सी माउंटेन। इट इज हायर देन माउंट एवरेस्ट बीइंग 10,205 मीटर्स हाई। देखिए प्रशांत महासागर में स्थित आपको मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप से बोलते हैं। सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। उसके बाद आपके यहाँ आगे कहा गया, देखिए माउंटेन्स की हम यहाँ पे थोड़ा सा बात, ये माउंटेन इज नेचुरल, यहाँ पर क्या देखिए ये माउंटेन, देखिए माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस। द माउंटेन्स may have a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes colder. In some mountains, there are permanently frozen rivers of ice. They are called glaciers. And देखिए क्या, there are some mountains you cannot see as they are under the sea. Because of harsh climate, less people live in the mountain areas. Since the slopes are steep, less land is available for farming. देखिए less land is available for farming। और उसके बाद आपके यहाँ पर एक आपके यहाँ देखिए क्या कि माउंटेन्स में भी अरेंज्ड इन ए, देखिए माउंटेन्स में भी अरेंज्ड इन ए लाइन नॉन एज रेंज। Many mountain system consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. The Himalayas, the Alps, the Andes are mountain range of Asia, Europe, and South America, respectively. Mountains vary in their heights and shape। यहाँ देखिए there are three types of mountains: fault mountains, block mountain। देखिए fault mountain वही पर्वत, block mountain मतलब भंगुर पर्वत, and the volcanic mountain मतलब ज्वालामुखी पर्वत है। द हिमालय, फिर आपको आगे यहाँ देखिए यहाँ देखिए द हिमालय, देखिए क्या द हिमालयन, यहाँ पे जो आपको कहा गया द हिमालयन माउंटेन्स एंड द आल्प्स। देखिए क्या कि द हिमालयन माउंटेन्स, यहाँ पे क्या द हिमालयन माउंटेन्स एंड द आल्प्स आर यंग फॉल्ड माउंटेन्स, with rugged reef and high conical peaks. The Aravalli Range in India is one of the oldest fold mountain system in the world. The range has considerably worn down due to the processes of erosion. The Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains. They are very old fold mountains। फिर आप आगे यहाँ देखिए block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically। The uplifted blocks are termed as horst, and the lower blocks are called ग्रोबेन। अब देखिए द राइन वैली, यहाँ पे जो देखिए द राइन वैली and the Rhine Valley and the Vosges mountain in Europe are examples। Vosges mountains in Europe are example of such mountain system। Locate them on the world map in the atlas and find out some more examples of these landforms। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा उसको थोड़ा एक बार फिर से देखिए। देखिए यहाँ पर क्या कि इसके बाद यहाँ पर आपको कहा गया, यहाँ पे देखिए रूस के कारण क्या आपको अपरदन की जो आपके यहाँ पर एक आपको यहाँ पर कहा गया
कि देखिए यूरोप की राइन घाटी था वासजेस पर्वत यहाँ पर देखिए वासजेस पर्वत आपके यहाँ देखिए वासजेस इसको बोलते हैं वासजेस माउंटेन्स इन यूरोप एंड एग्जांपल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम locate them on the world map in the atlas and find out some more examples of this type of landform देखिए volcanic mountains are देखिए volcanic mountains are formed due to volcanic activity volcanic mountains क्या volcanic mountains are formed due to volcanic activity में माउंट क्लिम देखिए माउंट क्लिमजारो Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fuji देखिए Mount Fuji in Japan are example of such mountains फिर आपको आगे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया देखिए mountains are क्या कि mountains are very useful the mountains are a storehouse of water many rivers have their source in the glaciers in the mountains reserve देखिए reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people water from the mountains is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. The river valleys and terraces are ideal for cultivation of crops. Mountains have a rich variety of flora and fauna. The forest provide fuel, fodder, shelter, and other products यहाँ देखिए अदर प्रोडक्ट लाइक गम रेसिन्स यहाँ देखिए लाइक गम रेसिन्स देखिए रेसिन्स इट इज माउंटेन्स प्रोवाइड एन साइट फॉर टूरिस्ट एन आइडियलिक साइट फॉर रेजिन जिसे बोलते हैं आप इसको रेजिन पाते रेजिन इट इज माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट दे विजिट द माउंटेन्स for their scenic beauty. Several sports like paragliding, hang gliding, river rafting, and skiing are popular in the mountains. Can you name some place in the Himalayas associated with these sports? फिर आप यहाँ देखिए क्या यहाँ पर इमेज भी आपको कैन यू इमेज यहाँ पर एक इमेज भी आपको शो किया गया है इसमें आपको देखिए ये पठार आपको हो गया ये जो आप इमेज देख रहे हैं आपको प्लेटो हो गया पठार की यहाँ इमेज होगी ये आपको क्या कि कैन यू नेम दिस स्पोर्ट्स यहाँ देखिए आप इसके का नाम आपको जैसे बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत हो गया ये आपको ज्वालामुखी ये वोल्केनिक माउंटेन्स का आप इमेज शो किया गया है उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आप यहाँ इमेज आपको शो किया वो किस चीज़ का आपका है एक अत्यधिक दाब से मेघना के बाद आपका अत्यधिक मेघमा बिल्ड्स ऑफ हियर अंडर एनॉर्मस प्रेशर देखिए मेग्मा बिल्ड्स अप हियर अंडर एनॉर्मस प्रेशर देखिए अत्यधिक दाब से मेग्मा का निर्माण आपको हुआ है यहाँ देखिए क्या कि इसमें जो आपको कहा गया क्या कि हुज क्लाउड्स ऑफ स्टीम वोल्केनिक एस एंड गैस इसमें क्या ज्वालामुखी बादल ज्वालामुखी राख भाग और गैस के आपको यहाँ पर क्या हुज क्लाउड्स ऑफ स्टीम वोल्केनिक एस एंड गैस आपको यहाँ पर वोल्केनिक एस एंड गैस की बात यहाँ पर आपको है ज्वालामुखी राख भाप्स और गैस के आपको होते हैं के वजह से अब एक लावा बॉम्ब्स यहाँ पर आपको लावा बॉम्ब्स है ये आपको लावा बॉम्ब्स का फिगर हो गया लावा बॉम्ब जिसे बोलते हैं ये आपको देखिए लावा बम जिसे बोलते हैं फिर आपको यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मोल्टन रॉक ये जो आप देख रहे हैं मोल्टन रॉक्स फ्लोइंग डाउन द साइड इज कॉल्ड लावा देखिए किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहते हैं किनारों से निकलती पिघलती चट्टान लावा कहलाती है फिर आपको आगे देखिए आपका आ गया लावा बॉम्ब्स की बात है देखिए लावा बम भी आपके यहाँ पर है द वॉल्केनिक कॉन इज कम्पोज ऑफ लेयर्स ऑफ एस एंड लावा देखिए ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा के परतों के जमने से आपको होता है फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया यहाँ आगे आपको कहा गया क्या हाँ, यहाँ पे देखिए अब आगे यहाँ प्लेटो की बात की गई पठार की बात यहाँ पर की गई उसकी थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए देखिए पठार की बात आपके यहाँ पर की गई उसको भी थोड़ा ये प्लेटो इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड देखिए यहाँ पर क्या पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है पठार उठी हुई एक सपाट भूमि देखिए हम पठार की बात की ए प्लेटू इज एलिवेटेड फ्लैट लैंड इट इज ए फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया ए प्लेटो देखिए ए प्लेटो मे हैव वन और मोर साइड विथ स्टीप स्लोप्स द हाइट ऑफ प्लेटोस ऑफन वेरीज फ्रॉम few hundred meters to several thousands meters plateau like mountains may be young or old मे बी यंग और द डेक्कन प्लेटो यहाँ देखिए क्या कि द डेक्कन प्लेटो इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटोज द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो इज इन केन्या द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो इन केन्या तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर
आर अदर, यहाँ देखिए क्या कि आर अदर एग्जाम्पल्स, आर अदर एग्जाम्पल्स, आर अदर एग्जाम्पल द तिब्बत पे देखिए द तिब्बत प्लेटो इज द हाइएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड विथ ए हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर्स above the mean sea level. देखिए प्लेटोज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. Many of the mining areas in the world are located in the plateaus areas. द यहाँ देखिए क्या कि देखिए द अफ्रीकन प्लेटो इज अ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड्स माइनिंग इन इंडिया हुज रिजर्व्स ऑफ आयरन कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटोज. इन द प्लेटोज एरिया देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेट हाइट इन इंडिया. The Hundu falls in the Chota Nagpur plateaus on the river सुंदरवन सुबर्णरेखा and the Jog Falls in Karnataka are examples of such waterfalls. The lava plateaus are rich in black soil that are fertile and good for cultivation. Many plateaus have scenic spots and are of great attraction to tourists. यहाँ पठार देखिए पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, यह सपाट में समतल भूमि होती है. यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है. किसी पठार के एक या अधिक से किसी पठार के एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़ी होते हैं. पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है. पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं. भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है. केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार उदाहरण है. तिब्बत का पठार देखिए तिब्बत का यहाँ पर देखिए क्या है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई आपको माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक आपको है. पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है. यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है. अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है. भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं. देखिए पठारी क्षेत्रों में क्या यहाँ देखिए थोड़ा सा पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है. भारत में आपको छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है. लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है. कई पठारों को रमणीय स्थल या आपको प्राकृतिक सुंदरता होती है जो पर्यटकों को आकर्षित करती है. उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आपको मैदान की बात की गई. मैदान देख समझिए क्या होता है. मैदान जो आपके यहाँ पर है देखिए प्लेन्स आर स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड. दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल. सम प्लेन्स आर extremely level, others may be slightly rolling and undulating. Most of plains are formed by rivers and their tributaries. The rivers flow down the slopes of mountains and erode them. They carry forward the eroded materials. Then they deposit their load consisting of stones, sand, and silt along their courses and in their valleys. It is from this deposit that plants are formed. Generally, plants are very fertile. Construction of transport network is easy. Thus, these plains are very thickly populated regions of the world. Some of the largest plains made by the river are found in Asia and North America. For example, in Asia, these plains are formed by Ganga and Brahmaputra in India and the Yangtze in China. The plains are the most useful areas for human habitation. This is great concentration of people as more flat land is available for building houses as well as for cultivation. Because of the fertile soil, the land is highly productive for cultivation. In India too, the Indo-Gangetic plains are the most dense. In India too, the Indo-Gangetic plains are the most densely populated regions of the country.
देखिए यहाँ पर मैदान की जो बात है, मैदान की इमेज भी आपको दिया गया है। फिर आपको आगे यहाँ पर जो बात की गई है इसकी मैदान की बात यहाँ देखिए, क्या मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः आपको माध्य समुद्र, देखिए माध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊँचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में आपको यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब देखिए मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी का कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र आपको है। अब आगे हम देखिए क्या आगे आपको देखिए लैंड फॉर्म्स एंड द पीपुल की बात की गई, स्थल रूप एवं लोग। देखिए लैंड फॉर्म्स एंड द पीपुल की बात की गई है। देखिए यहाँ पर क्या कि स्थल रूप एवं लोग की बात आपके यहाँ देखिए women have been living on different kinds of landform in different ways. Life is difficult in mountainous areas. Plants provide much better condition. It is easy to grow crops, build a house of a road in a plain than a mountain. Can you point out some differences in the ways people live on different kinds of landforms? Sometimes natural calamities such as earthquakes, volcanic eruptions, storms and floods cause widespread destruction. देखिए क्या हुज लॉसेज यहाँ पे क्या कि हुज लॉसेस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट such incidents we may lower the leaks. You may find out from your own surroundings in how many ways we use the land and water. Quite often we use the land in a wasteful manner. For example, constructing houses on a fertile land. Similarly, we throw garbage on land or in water, making them dirty. We should avoid using such important gifts of nature in a careless manner. The available land is not only for our use. It is our duty to leave the earth a better place for future generation as well. यहाँ देखिए क्या कि देखिए स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में आपको फसलें मैदानों में फसल उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन-सहन के तरीके में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी-कभी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आस-पास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग अग्रत तरीके से करते हैं। जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्राकृतिक इन महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं, वो हमारा कर्तव्य है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इस पृथ्वी को सुरक्षित रखें। अब यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पर क्या है कि यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मैनी वेज वी यूज लैंड एंड वाटर। क्वाइट ऑफन वी यूज द लैंड इन वेस्टफुल मैनर। देखिए फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग बिग हाउसेज ऑन ए फर्टाइल लैंड। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर, मेकिंग दैम डर्टी। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन ए केयरलेस मैनर। द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर यूज, इट इज आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ ए बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन हैज वेल। फिर आपको आगे
यहाँ पे देखिए क्या कहा गया कि आपको ये पोल्यूटेड रिवर, एक गंदी नदी का यहाँ पे इमेज दिया गया है। फिर आपको ये देखिए रोप ब्रिज अरुणाचल प्रदेश, रोप वे ब्रिज का यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आपको यहाँ इमेज दिया गया है। रस्सी से बनी हुई पुल जिसको अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ इमेज है। और फिर आपको यहाँ पर गंदी नदी का भी इमेज यहाँ शो किया। देखिए स्वच्छ भारत अभियान डू यू नो में आपका कहा गया, देखिए स्वच्छ भारत मिशन, देखिए स्वच्छ भारत मिशन हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी एंड फॉर ए हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट पार्टिकुलरली क्लीन वाटर एयर एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स आर प्री रिक्विजिट्स। देखिए स्वच्छ भारत मिशन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम एम्स टू अचीव ऑल दीज फॉर पीपुल। देखिए यहाँ पर क्या स्वस्थ शरीर में आपको स्वस्थ मस्तिष्क निवास करती है। स्वस्थ शरीर में आपको स्वस्थ मस्तिष्क निवास करती है और स्वस्थ शरीर के स्वस्थ स्वच्छ, देखिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के स्वच्छ पर्यावरण विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकता। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए तो फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए क्या है कि 1 और 2 में आपको फिगर यहाँ पे दिया है, चित्र इतना बताइए उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। देखिए आप इमेज आपको शो किया गया, इस इमेज उतना कोई मतलब भी नहीं आपको है, इसे आपको भरना है। इसके बाद देखिए आप एक्सरसाइज आपको यहाँ पर शुरू होती है, यहाँ से कई चैप्टर पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। चैप्टर पूरी तरह से आपको फिनिश होता है, इसको यहीं तक रखिए। देखिए यहाँ पर आवर कंट्री की बात की गई, हमारा देश भारत की बात की गई है, हमारा देश भारत की बात यहाँ पर की गई है। द पेनिनसुला, यहाँ देखिए क्या कि द पेनिनसुला की, देखिए द पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। तो पेनिनसुला की देखिए प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, तो उसे प्रायद्वीप अंग्रेजी में पेनिनसुला बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको कहा गया क्या, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। यहाँ पे आपको कहा उसको यहाँ पे देखिए इंडिया इज ए कंट्री, देखिए इंडिया इज ए कंट्री India is a country of vast geographical expanse. In the north, it is bounded by the lofty Himalayas and the Arabian Sea. The Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Was the source of the Indian Peninsula. यहाँ देखिए जो कहा गया कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार का देश है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार का देश है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। India is a country of vast geographical expanse. In the more north, it is bounded by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Was the source of the Indian Peninsula. देखिए भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। देखिए उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम अरब सागर, पूर्व में बंगाल खाड़ी तो दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो आपको कहा गया, देखिए इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ देखिए जो कहा गया, इंडिया हैज़ एन एरिया, India has an area of about 3.28 million square kilometers. The north-south extend from Ladakh to Kanyakumari. From Ladakh to Kanyakumari is about 3,200 kilometers. And the east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2,900 kilometers. 2,900 kilometers. The lofty mountains, the Great Indian Desert, the northern plants, the uneven plateau surface, and the coast and the islands present a diversity of landforms. There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife, as well as in the language and culture. In this diversity, we find a unity that is reflected in tradition. Tradition that bind us as one nation. India has a population of more than 120 crores. Since the year 2011, it is the second most populous country of the world after China. यहाँ देखिए क्या कि भारत का क्षेत्रफल आपको क्या कि भारत का क्षेत्रफल आपको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ऊंचे पर्वत पर भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु वनस्पति एवं वन जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में
भी हम देखिए इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब यहाँ देखिए क्या है कि लोकेशनल सेटिंग की बात की गई है। ये वस्तु स्थिति या स्थिति की बात यहाँ पर आपको की गई है, उसके हिसाब से आप देख लीजिए। देखिए इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया इज लोकेटेड, देखिए इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ passes almost halfway through the country from south to north. देखिए mainland of India extend between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitude. From west to east, India extend between 68.7 minute east and 97 degree 25 minute east longitude. If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belong to? Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in local time of places located at two extreme points of India. As such difference between these two points would be of यहाँ देखिए would be of about, देखिए क्या would be of about 2 hours. देखिए would be of about 2 hours. हैज़ यू यहाँ पर क्या कि हैज़ यू हैव लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 minutes फॉर एवरी 1 degree ऑफ लॉन्गिट्यूड. द सन राइज अबाउट 2 hours earlier in the east अरुणाचल प्रदेश दैन इन द वेस्ट गुजरात. यू हैव ऑलरेडी, देखिए द सन राइजेज अबाउट 2 hours earlier in the east अरुणाचल प्रदेश दैन इन वेस्ट गुजरात. You have already read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 minute east has been taken as the Indian Standard Time. This meridian or longitude is also termed as the Standard Meridian of India. यहाँ देखिए क्या कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए कर्क रेखा आपको 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर, देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतर विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय के में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। यहाँ देखिए क्या कि बहुत बड़े देशांतर विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिमी गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के करीब स्थानीय समय। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो कुछ बातें आपके यहाँ पर कही गई है, इसके डू यू नो की बात खास यहाँ पर कहते हैं। क्या आप जानते हैं लार्ज कंट्री, देखिए यहाँ पर क्या आप देखिए डू यू नो में यहाँ देखिए लार्ज कंट्री विच स्टेज एक्सटेंसिव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डोंट हैव ए सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. द USA and Canada have 7 and 6 time zones respectively. Do you remember how many time zones are there? It Russia 11 time zones Russia. अब हम देखें क्या बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वह पूरे देश का मानक समय वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय? आपको 11 मानक समय रूस में आपको है। फिर देखिए यहाँ पर इंडियाज़ नेबरिंग की बात यहाँ पर की गई है। इंडियाज़ नेबरिंग की बात की, उसको यहाँ पर देखिए भारत की जो पड़ोसी है उसकी बात यहाँ पर की गई है। यहाँ देखिए क्या देयर आर 7 कंट्री दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया. फाइंड आउट नेम्स ऑफ दिस कंट्रीज फ्रॉम फिगर 7 हाउ मेनी ऑफ दिस कंट्रीज डोंट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी. अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आवर, देखिए अक्रॉस द सी to the south lie our island neighbors Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by Pak states.
देखिए 7 देशों के देखिए 7 देशों की स्तरीय सीमाएँ भारत की सीमाओं से जुड़ी हुई है। चित्र 7 पर 1 से देशों के नाम का पता इन देशों के नाम का पता लगाइए। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया इसमें आगे आपके यहाँ पर है क्या, देखिए इनमें से कौन-कौन से देश हैं, देखिए इनमें से कौन-कौन से आपको देश हैं जिनकी सीमाएँ समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यहाँ देखिए फिगर भी आपको अच्छा दिया गया है। इसमें सबसे पहला जो फिगर आप देख सकते हैं वो आप इंडिया एंड इट्स नेबर की बात यहाँ पर की गई है। भारत और हमारे पड़ोसी जो आपको हैं। देखिए सबसे पहली बात पड़ोसी आपके यहाँ पाकिस्तान हो गया, पहला अफ़गानिस्तान दूसरा हो गया, फिर आपको चाइना तीसरा हो गया। उसके बाद देखिए चाइना तीसरा, भूटान चौथा हो गया, म्यांमार पाँचवाँ हो गया, उसका देखिए बांग्लादेश आपको छठा हो गया, बांग्लादेश आपको छठा हो गया, एक आपको और होना चाहिए नेपाल आपको सातवां हो गया। देखिए यहाँ पे आपको श्रीलंका हो गया, ये आपको पड़ोस वाटर नेबर आपको हो गया। इसके बाद ये जो मैप आपको था इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ के यहाँ पे आपको मैप शो किया है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या, इसके बाद यहाँ देखिए क्या पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ये भारत का राजनीतिक नक्शा यहाँ पे आपको शो किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की बात की गई है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन जो भारत का है उसको यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर इसमें आपको दिया गया देखिए क्या, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यहाँ देखिए दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, द स्टेट्स हैव बीन फॉर्मेड mainly ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। यहाँ देखिए भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के देश को 28 राज्यों, देखिए 28 राज्यों एवं 8 केंद्रशासित प्रदेशों, 28 राज्यों फिलहाल के 28 राज्य एवं 8 केंद्रशासित प्रदेशों में 8 केंद्रशासित प्रदेशों में बाँटा गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत 29वां राज्य बना था। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। देखिए दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः आपको भाषाओं के आधार पर हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको राजस्थान था, सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को ज़िलों में बाँटा गया है। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या, आगे यहाँ पर आपको कहा गया क्या, देखिए क्या एलुवियल डिपॉजिट्स की बात की गई, एलुवियल डिपॉजिट्स की बात देखी गई, एलुवियल डिपॉजिट्स की बात यहाँ पर की गई। देखिए एलुवियल डिपॉजिट्स मतलब क्या होता है कि जलोढ़ निक्षेप क्या होता है। देखिए दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन्स। ये नदियों के जलोढ़ निक्षेप नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में नदी बेसिन निक्षेपित कर दी जाती है, मतलब वहाँ पर छोड़ दी जाती है। ट्रैबुटी कैसे कहते हैं, ए रिवर और स्ट्रीम, देखिए ए रिवर और स्ट्रीम which contributes its water to a main river by discharging it into main river from either side। देखिए सहायक नदी क्या बोलते हैं कि एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है, तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, उसी को हम लोग सहायक नदी बोलते हैं। अब देखिए डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, देखिए द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा द सुंदरबंस डेल्टा, द डेल्टा इज triangular in shape, it is an area of land formed at the mouth of the river where rivers enter the sea, that point is called the mouth of the river। देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, इस जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। यह इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए फिजिकल डिवीजन की बात की गई, भौतिक बंटवारा जो है उसकी बात यहाँ पर आपको की गई है। फिजिकल डिवीजन जो आप यहाँ पर है, भौतिक बंटवारा जो है उसकी बात यहाँ पर आपको की गई है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए फिजिकल डिवीजन को। देखिए इंडिया इज मार्क, यहाँ देखिए क्या, इंडिया इज मार्क बाय, देखिए इंडिया इज मार्क बाय ए डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। स्टैंडिंग एज द सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। हिम प्लस आर्या मीन, देखिए हिम प्लस आर्या मीन द, देखिए यहाँ पर क्या है, हिम प्लस आर्या, देखिए हिम प्लस आर्या मीन द अबाउट ऑफ स्नो। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू three main parallel range. The northmost is the Great Himalaya or Himadri. The world's highest peaks are located in the range Middle Himalaya or Himachal lies to the south of Himadri। देखिए देखिए आपके many popular hill stations are situated here। Find out the names of 5 hill stations। The Shivalik is the southernmost range। The northern Indian plains lie to the south of the Himalayas। They are generally level and flat। These are formed by alluvial deposits,
laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra and their tributaries. And these river plants provide fertile land for cultivation. That is the reason for high concentration of population in these plants. फिर देखिए क्या कि इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज देखिए इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इट इज ए ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड इट हैज़ वेरी फर्टाइल वेजिटेशन देखिए टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुला प्लेटो इट इज triangular in shape the relief is highly uneven and this is a region देखिए this is a region with numerous hill ranges and valleys Aravalli Hills one of the oldest range of the world देखिए Aravalli Hills one of the oldest range of the world देखिए border it on the northwest side the Vindhyas and the Satpuras are the important ranges the rivers Narmada देखिए the rivers Narmada and Tapi flow through these ranges these are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea the Western Ghats or Sahyadris borders the plateau in the west and the Eastern Ghats provide the eastern boundary. While the Western Ghats are almost continuous, the Eastern Ghats are and uneven. The plateau and the plateau is rich in minerals like coal and iron अब हम देखिए क्या कि भारत में पाए जाने वाले भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है जैसे पर्वत पठार मैदान तट तथा द्वीप समूह उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है हिम प्लस आर्य का मतलब होता है बर्फ का घर हिमालय पर्वत को हाँ यहाँ देखिए जो हिम प्लस आर्य का मतलब होता है बर्फ का घर हिमालय पर्वत को तीन मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृत्त हिमालय कहते हैं इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय हिमाचल हिमालय के दक्षिण में स्थित है यहाँ देखिए बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है पांच पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है हिमालय के दक्षिण भाग उत्तरी मैदान स्थित है ये मैदान समतल तथा सपाट है ये मैदान को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जरूर निक्षेपों से बने हैं नदियों के ये मैदान कृषि के लिए काफी उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक आपको है देखिए भारत के पश्चिम भाग में क्या भारत के पश्चिम भाग आपको भारतीय महामरुस्थल स्थित है यह शुष्क गर्म तथा स्थान है यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है उत्तरी मैदानों के दक्षिण भाग में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है इसकी आकृति त्रिभुजाकार इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घाट स्थित है इसके उत्तर पश्चिम अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है विंध्य एवं सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जो अरब सागर में गिरती है इस पठार के पश्चिमी घाट या सहादी की तरफ पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ था असमान है इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लो एक्स की प्रचुरता है पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं देखिए महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है अब आगे यहाँ पर जो कहा देखिए to the west of the Western Ghats and the east of the Eastern Ghats lies the coastal plains. The western यहाँ देखिए क्या the western coastal plains are very narrow. The eastern coastal plains are much broader. There are a number of east flowing rivers. The river Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri drain into the Bay of Bengal. These rivers have formed fertile deltas at their mouth. The Sundarban Delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal.
यहाँ देखिए क्या कि इसमें एक खास बात है कि लेट्स डू की बात है, मैनी गर्ल्स आर नेम्ड, देखिए मैनी गर्ल्स आर नेम्ड आफ्टर रिवर्स है यमुना, यमुना, मंदाकिनी एंड कावेरी। डू यू नो एनीवन इन योर लोकेलिटी देखिए हु इज नेम आफ्टर a river? Ask your parents other and make a list of such names. Could you also find other names related to what example Sabnam? अब आगे यहाँ पे देखिए इसमें डू डू यू नो में आपको कहा गया, डू एक इमेज आपको दिया गया क्या कोरल आइलैंड्स के यहाँ पर इमेज दिया गया, मतलब प्रवार द्वीप का इमेज आपके यहाँ पर दिया गया है। कोरल आइलैंड देखिए यहाँ पर डू यू नो क्या आप जानते हैं कोरल, देखिए कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टीनी मैरीन एनिमल्स called polyps. When the living polyps die, their skeletons are left. Other polyps grow on top of the hard skeleton, which grows higher and higher, thus forming the coral islands. Figure 7.4 shows कोरल आइलैंड्स। देखिए यहाँ पर जो खास बात आपको कहा गया प्रवाल द्वीप, देखिए प्रवाल द्वीप या प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। चित्र 7.4 प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। यहाँ पे ये जो प्रवाल द्वीप है, इसके बाद आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई है। क्या देखिए डेंजर वाटर्स की बात यहाँ पर की गई है, डेंजरस वाटर की बात यहाँ पर की गई, मतलब सुनामी, डेंजर वाटर मतलब आपको सुनामी जिसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि डाउन देयर इन सुमात्रा स्टार्टेड ए बिग क्वेक, बट नो वन हैड एक्सपेक्टेड द सुनामी इट डिड मेक। Waves big as mountains like an army they charged and into the South Asian islands with all might they barged. Full with fury they killed people in thousands and destroyed everything from building to farmlands. The waves came and went from Sumatra to other places and left nothing there except empty space. People were left without shelter and food. Tourists who had come decided they never should. देखिए क्या people lost their love near and dear ones. Survivors stretched and fought for clothes and burns. Relief to the affected was being sent out, but no of disease there was big about. People feared going near the sea. Could it swell up again, giving no time to flee? And the fear installed in them may stay by the days, but in this darkness of sorrow there is a still happy ray. एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाया, सुनामी दानवीन अपना प्रलयकारी कहर ढाया। समुद्र से उठा आरोहण, देखिए मीलों दूर फैला साया। प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार, कोई बच नहीं पाया उससे, हुआ भागे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक। सर्वत्र निगल गया मानव को करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रति क्षण सहायता में पीड़ितों के, यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेगी। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेगी। देखिए फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय से ये खुशियाँ दमकेगी। रात थी काली फिर भी आशा की किरण चमकेगी। रात थी काली फिर भी आशा की किरण चमकेगी। देखिए फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियाँ दमकेगी। हृदय में आपको खुशियाँ दमकेगी। एक इमेज यहाँ पे देखिए शो भी किया गया है। इसके बाद आपको आगे देखिए यहाँ पर कुछ खास बातें आपको शो लिखी गई, उसको यहाँ पर देख लीजिए। भारत में भी देखिए 2 द्वीप समूह है, लक्षद्वीप। देखिए भारत में भी आपको 2 द्वीप समूह भी है। देखिए लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराती थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है।
देखिए यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे कहा गया, देखिए टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आल्सो आल्सो फॉर्म, देखिए क्या आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी and these are coral islands located off the coast of Kerala, and Andaman and Nicobar Islands lie to the southeast of Indian mainland in the Bay of Bengal. Do you know which group of islands were affected by the tsunami in 2004? Find out through newspaper reports and by speaking to people how in different ways people face this challenge when tsunami struck the Tsunami is a huge, देखिए tsunami is a huge sea waves generated due to an earthquake on the seafloor. देखिए tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the seafloor. अब यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए चैप्टर जो है पूरी तरह से वो फिनिश होता है। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पर है ये चैप्टर पूरी तरह से आपको यहाँ पर फिनिश होता है।